गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी आप कुशल मंगल होंगे। और चैप्टर नंबर 2 का आज अपना पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने रक्त समूह है, रक्त के कार्य, इसके अलावा RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके बारे में विस्तार रूप से समझेंगे। देखिए, रक्त परिसंचरण। रक्त हम जानते हैं एक लाल रंग का द्रव हमारे शरीर में पाया जाता है और परि का मतलब होता है चारों तरफ, और संचरण का मतलब जाना या घूमना। यानी रक्त का हमारे शरीर में चारों तरफ घूमना, गति करना रक्त परिसंचरण कहलाता है। और जिस सिस्टम के द्वारा ये कार्य किया जाता है, उस सिस्टम को ही हम रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न बनता है कि रक्त हमारे शरीर में इस तंत्र के माध्यम से क्यों संचरण करता है, क्यों सर्कुलेट होता है। तो हमने रक्त के कार्यों में पढ़ा था कि रक्त हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। जैसे कि हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट या उत्सर्जित पदार्थों को कुछ अंगों तक पहुंचाना और फिर वहां से किसी रास्ते से शरीर से उसको बाहर निकाल देना, या सीधे ही कार्बन डाइऑक्साइड को या अन्य पदार्थों को शरीर से बहिक्षेपित करने का कार्य करता है। पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, वगैरह वगैरह कई प्रकार के कार्य संपन्न करता है। इसीलिए इसका हमारे प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक तंत्र तक इसका पहुंचना जरूरी है। और उसको पहुंचाने के लिए जो सिस्टम कार्य करता है वो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है। इसमें विशेष रूप से धमनी है, सिराएं हैं, फेफड़े हैं और हमारा हार्ट है। सबसे पहले देखिए इसकी खोज किसने की, इस तंत्र को किसने खोजा। जिस व्यक्ति ने इसको खोजा उसका नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है दोस्तों? विलियम हार्वे। और छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 70 से 72 बार ही बीट करता है। सामान्य अवस्था की बात है ये। अगर हम कहीं घबरा रहे हैं या कहीं प्रेशर में हैं, कोई भारी काम करके आए, तो उस समय इसकी जो हार्ट बीट बढ़ सकती है, लेकिन सामान्य अवस्था में कितनी होती है? 70 से 72 बार धड़कता है, जिसको हम हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। और इसको सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। देखा होगा आपने, डॉक्टर अपने कान लगा करके इसकी हार्ट बीट को सुनता है। अब इस हृदय है वो एक धड़कन में कितना रुधिर पंप करता है? तो लगभग 70 ml रुधिर ये एक धड़कन में पंप करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 70 इंटू लगभग 70, तो ये जाएगा 7 7 49 और डबल 0 लगभग 4900 ml, या फिर बोल सकते हैं लगभग 5 लीटर रुधिर है वो हमारे हृदय के द्वारा 1 मिनट में पंप किया जाता है। कितना बड़ा कार्य करता है। 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रुधिर हमारे शरीर में ये हृदय रुधिर को पंप करता है। कि जैसे कोई छत के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई मोटर पंप है, वो 5 लीटर पानी को कहाँ पहुँचा दे? ऊपर। तो वैसे ये काम करता है। कैसे करता है इसके बारे में अपन जानेंगे। और देखिए इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से अंग आएंगे पूरे सिस्टम में? तो उसमें फेफड़े आएंगे, हृदय आएगा, धमनी और सिर है। शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे चेस्ट में, छाती के अंदर 2 जोड़ी लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। श्वसन तंत्र में आपने पढ़ा है कि श्वास नली के द्वारा हमारा श्वसन या एयर है वो हमारे दोनों फेफड़ों में जाती है, और दोनों फेफड़ों में जाने पर जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं उस एयर में से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है।
आंशिक दबाव के द्वारा। तो फेफड़ों में जब ये एयर जाती है तो उस एयर में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को वहाँ पर कोशिकाएं ग्रहण करती है, और कोशिकाएं जब ग्रहण करती है तो उन कोशिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, रक्त केशिकाएं पाई जाती है। रक्त केशिकाओं में रक्त विचरण करता है, घूमता है, और रक्त में वहाँ पर क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी में कौन होता है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है आरबीसी, इसमें क्या है, इसमें है हीमोग्लोबिन। यह एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो ऑक्सीजन इन फेफड़ों के अंदर में कोशिकाओं में आएगी उस ऑक्सीजन को ये अपने साथ में घोल लेता है, ऑक्सीजन को अपने साथ में घोल लेता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यहाँ से उस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के एक नलिका के द्वारा, जिसको हम पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर, कौन सा रुधिर इसमें, O2 युक्त, इसको हम शुद्ध रुधिर भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर हमारे फेफड़ों से पल्मोनरी वेन्स या फुफ्फुस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हमारे हृदय के बाएं आलिंद में लाया जाता है। देखिए नाम यहाँ पर आ रहा है फुफ्फुस शिरा। शिरा में वैसे अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जहाँ पर फुफ्फुस नाम आए तो वहाँ पर कौन सा रुधिर है, ऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहाँ आ रहा है, हमारे हृदय के बाएं आलिंद में, आर्टरिया के अंदर आ रहा है। किसमें आ रहा है, आर्टरिया। आलिंद कितने होते हैं, दो, ऊपर वाले, दोनों ऊपर वाले हमारा हृदय 4 पार्ट में बटा हुआ रहता है। 2 ऊपर वाले भाग आलिंद कहलाते हैं और 2 नीचे वाले भाग नीले कहलाते हैं। तो सबसे पहले रुधिर कहाँ आया दोस्तों, हृदय के बाएं आलिंद। बायां कैसे, देखो ये मेरा हृदय यहाँ पर है, चेस्ट में थोड़ा बाएं तरफ होता है, बंद मुट्ठी की गुलाबी आकार का। तो बाएं तरफ वाला जो भाग है वो बायां भाग, इधर वाला दायां भाग। अब इसके कितने पार्ट हैं, 4। 2 पार्ट ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले, इसको अपन क्या बोलते हैं, आलिंद, और 2 नीचे वाले इसको अपन क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। तो आलिंद में रुधिर आया, और रुधिर जब ये पूरी तरह से भर जाता है, जिसमें भर रहा होता है उस समय खुला हुआ रहता है। और यहाँ पर जो 2 कपाट आपको दिखाई दे रहे हैं, बाइकस्पिड कपाट या वाल्व जिसको बोलते हैं, द्विवलन कपाट, ये कपाट उस समय बंद रहते हैं। और जैसे ये आलिंद भर जाता है तो भरने पर ये कपाट यहाँ से बंद हो जाता है, और ये द्विवलन जो कपाट होता है ये खुल जाता है। और खुलने पर ये पिचकता है, कौन पिचकता है, आलिंद। जब आलिंद पिचकेगा तो इसमें भरा हुआ रुधिर किसमें चला जाएगा, नीले में चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब क्या होगा, जब ये वेंट्रिकल बन जाएगा तो ये जो बाइकस्पिड कपाट है ये कपाट बंद हो जाएगा, और ये नीले वेंट्रिकल अब पिचकेगा तो इसमें जो भरा हुआ रुधिर है वो आगे की ओर पंपिंग कर दिया जाएगा। कहाँ पर, वो चला जाता है एरोटा के अंदर, एरोटा यानी महाधमनी के अंदर। यहाँ से रुधिर निकल करके शरीर के अंदर, एरोटा के अंदर महाधमनी में प्रवेश कर जाता है। इसमें रुधिर कौन सा है, शुद्ध रुधिर है। महाधमनी एक बड़ी धमनी होती है, यह महाधमनी शरीर में आगे जा करके बहुत सारी धमनियों में बट जाती है, और ये धमनियाँ हमारे शरीर के सभी ऊतकों तक, सभी कोशिकाओं तक उस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पहुँचाती है। तो यहाँ देखिए ये हमारे शरीर के कुछ ऊतक यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो ऊतकों के अंदर ये रुधिर पहुँचता है, और वहाँ पहुँच करके उसके पास जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन ऊतकों में स्थित कोशिकाओं को दे देता है, और उन कोशिकाओं में बनने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस ले लेता है, और लेकर के ये एक महाशिरा के द्वारा, वीना केवा के द्वारा ये इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ देखिए धमनी और शिरा, या महाधमनी और महाशिरा, या धमनी और शिरा भी बोल सकते हैं। तो धमनी और शिरा को जोड़ने वाला कौन होता है, तो वो होती है कैपिलरीज यानी केशिकाएं। बालों के समान जो नलिकाएं आपको दिखाई दे रही है ये हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग में फैली हुई रहती है। जैसे आपने कई बार अपनी आँख के अंदर
हल्की हल्की लाइनें लाल रंग की देखी होगी। तो वो जो लाल लाल रंग की आपको लाइनें दिखाई देती है वो हमारे शरीर में क्या होती है, कैपिलरीज होती है, केशिकाएं होती है। तो इन केशिकाओं के द्वारा ही हमारे शरीर में इस रक्त को या रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है और उसी के द्वारा उन कोशिकाओं से CO2 को लिया जाता है। तो धमनी और शिरा को कौन जोड़ता है भाई? केशिकाएं जोड़ती हैं। केशिकाएं कहाँ जाती है? हमारे पूरे शरीर के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ से अशुद्ध जो रुधिर होता है, देन जब इस रुधिर के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो रुधिर महाधमनी पहले तो शिराओं के माध्यम से इकट्ठा होगा और शिराओं के माध्यम से इकट्ठा होने के बाद में महाशिरा में चला जाता है और महाशिरा में जाकर के वो हमारे हृदय के दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है। अब प्रश्न बनता है कि ये दाहिने आलिंद में क्यों आता है? इसको तो फेफड़ों में जाना चाहिए क्योंकि इसमें रुधिर कौन सा है? तो इसमें रुधिर है CO2 युक्त रुधिर है। इसमें रुधिर कैसा था? तो इसमें था O2 युक्त। CO2 को तो शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है, इसलिए उसको कहाँ जाना चाहिए था? फेफड़ों के अंदर। लेकिन फेफड़ों में जाने के लिए इसके पास में आवश्यक दबाव की अनुपस्थिति होती है, इसलिए ये आवश्यक दबाव को प्राप्त करने के लिए ये कहाँ चला जाता है? हार्ट में चला जाता है, हृदय के दाहिने आलिंद में। किसके द्वारा? तो फुफ्फुस महाशिरा के द्वारा। फिर देखो ये आलिंद भरेगा, तो भरने पर फिर ये ऐसे कपाट बन जाएगा और यहाँ पर होता है इसमें ट्राइकस्पिड कपाट। ये कपाट जिसको हम त्रिफलन कपाट कहते हैं, ये कपाट जब इसमें खुलेगा तो इसमें जो भरा हुआ रुधिर है वो पंप होगा और इसमें चला जाएगा दाएं नीले के अंदर और यहाँ से फिर ये एक नलिका के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी। इसमें रुधिर कैसा होता है? तो इसमें रुधिर होता है CO2 युक्त और फिर ये फेफड़ों की कोशिकाओं में जाता है और वहां पर ऑक्सीजन CO2 को छोड़ता है और वापस ऑक्सीजन को ले लेता है और फिर वापस उसी रास्ते पर चल पड़ता है। तो इस पूरी प्रक्रम में आप देखेंगे कि जो रुधिर है वो इस पूरे चक्र में हृदय में 2 बार आता है। देखो एक बार तो यहाँ पर जाते समय एक चक्कर, फिर दोबारा आएगा, ये देखिए। तो एक चक्कर में रुधिर हमारे हृदय में 2 बार आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। और देखिए हमारे हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रुधिर होता है? तो हमने इधर देखा अभी कि जो ये वाला पार्ट है इसमें शुद्ध रुधिर है, जिसको अपन लाल रंग से दर्शाते हैं चित्र बनाते समय, और इधर वाला जो पार्ट है उसमें कौन सा होता है? अशुद्ध रुधिर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, इसलिए उसको हम दर्शाते हैं नीले रंग से। और देखिए धमनी का कार्य क्या है? धमनी के अलावा से थोड़ा और देख लेते हैं अपन। आलिंद की जो भित्तियाँ होती है वो थोड़ी कम मोटी होती है, जबकि नीले की भित्तियाँ मोटी ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि नीले को रुधिर को आगे पंप करना होता है, तो उसके लिए उसको बहुत अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। तो वो अधिक दबाव कम मिल पाएगा जब इस नीले की दीवार क्या होगी? मोटी होगी। तो अधिक दीवार मोटी होने के कारण ये आसानी से अपना दाब बना लेता है। और जब ये रुधिर यहाँ से पंप होता है ना नीले से, तो उस समय धमनी शिरा में रुधिर दाब बढ़ जाता है, जिसको हम सिस्टोलिक या संकुचन दाब के नाम से जानते हैं। वो दाब कितना होता है? 90 से लेकर के 120 mm प्रति Hg के रूप में होता है। और देखिए धमनी के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। धमनी के अंदर क्या नहीं पाए जाते? वाल्व नहीं पाए जाते। वाल्व क्या होते हैं? तो इनको अपन बोलते हैं एक दिशीय वाल्व या एक दिशीय कपाट। ऐसे वाल्व जो कुछ नलिका में रुधिर को एक दिशा में धकेलने का काम करते हैं, तो वो वाल्व किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे शिराओं के अंदर। क्या बोलते हैं इनको? एक दिशीय वाल्व। ये क्या करते हैं? रुधिर को एक ही दिशा में धकेलने का काम करते हैं। अब प्रश्न है कि इसमें क्यों पाए जाते हैं? तो इसमें जो रुधिर होता है ना, उस रुधिर के अंदर आवश्यक दाब नहीं होता है,
तो आवश्यक दाब नहीं होने के कारण इसमें रुधिर वापस पीछे की ओर भी आ सकता है। तो उस रुधिर को हृदय तक ले जाने के लिए, आवश्यक दाब बनाए रखने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, ये एक दिशीय वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। जबकि इसमें तो हृदय का दाब होने के कारण दबाव की आवश्यकता नहीं है। तो धमनी में एक दिशीय कपाट, अंतर बता रहा हूँ धमनी और शिरा में, धमनी में एक दिशीय कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। धमनी है वो शुद्ध रुधिर को ले जाती है, जबकि शिरा है वो अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। आगे देखिए, धमनी रुधिर को हृदय से शरीर में ले जाती है, जबकि शिरा है वो रुधिर को शरीर से हृदय में ले जाती है। दोनों का काम अलग अलग है। और देखिए, इसकी जो भित्ति होती है ना, दीवारें धमनी की, वो दीवारें थोड़ी मोटी होती है क्योंकि इसमें दाब अधिक होता है। जबकि शिरा की जो भित्तियाँ होती है वो थोड़ी पतली होती है क्योंकि उसमें दाब कम होता है। तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम था और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि फुफ्फुस शिरा में रुधिर कहाँ से कहाँ जाता है। तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा ऑक्सीजनेटेड जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो हमारे फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में लाया जाता है। और दूसरा वही से बनता है कि फुफ्फुसीय धमनी रुधिर को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो फुफ्फुसीय धमनी है वो रुधिर को नीले से, हृदय के दाएं नीले से कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। इसमें कौन सा रुधिर है, तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक संरचना ये बीच में रह गई, इसको अपन साधारण भाषा में विभाजन पट्टिका के नाम से जानते हैं। और इसको अपन दो भागों में बांटते हैं, एक भाग तो ये वाला और एक भाग ये वाला। इस भाग को बोलते हैं अंतर आलिंद पट्ट। क्या बोलते हैं, अंतर आलिंद पट्ट। जो दोनों आलिंदों के बीच में अंतर करे उसको अंतर आलिंद पट्ट बोलते हैं। और ये जो पट्ट है इसको हम बोलते हैं अंतर निलय पट्ट, जो दोनों नीलों के बीच में क्या करे, अंतर करे। और कई बार तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर के या हृदय के निर्माण के समय दोनों आलिंदों के बीच में एक छिद्र रह जाता है, इसको हम बोलते हैं इसके दिल के अंदर छेद है। तो वो किस कारण से हुआ कि इस पट्ट के निर्माण में थोड़ी त्रुटि होने के कारण ऐसा हो जाता है। और ऐसा होने पर उस बालक में ये शुद्ध, इधर वाला अशुद्ध और ये शुद्ध दोनों रुधिर आपस में मिल जाते हैं। और मिलने के कारण फिर उस व्यक्ति में सही प्रकार से ऊर्जा का संचरण नहीं हो पाता है, या वो शारीरिक क्रियाओं को सही प्रकार से उत्पन्न नहीं कर पाता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन वाला जो रुधिर है ये कोशिकाओं में ऊतकों में क्यों जाता है। तो ऑक्सीजन के लिए अपन जानते हैं कि हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको अपन श्वसन के नाम से जानते हैं। और उस श्वसन से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, इसलिए उस ऑक्सीजन को वहाँ पर पहुँचाया जाता है। और साथ में अन्य जो कार्य जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था, वो सभी कार्य इस रक्त के द्वारा उस पूरे सर्कुलेशन में विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचा करके उस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और अगर हम इस पूरे सिस्टम की कुछ समय के लिए बंद होने की अगर हम बात करें, तो जैसे ही हमारा हृदय बंद हो जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक का नाम आपने सुना होगा। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक जिसको हिंदी में बोलते हैं हृदयाघात, हृदयाघात यानी हमारे हृदय को या हृदय के अंदर जो काम करने वाली कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को अगर ऑक्सीजन नहीं मिले, रक्त की सप्लाई नहीं हो, तो ये हृदय काम करना बंद कर देगा। तो ऐसा कब होता है कि इस हृदय को सप्लाई करने वाली जो नलिकाएं होती है, रुधिर सप्लाई करने वाली, वो नलिकाएं किसी कारण से अगर पिचक जाए, चिपक जाए, तो रुधिर की सप्लाई बंद हो जाएगी और समस्या उत्पन्न होगी, हार्ट अटैक, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। और ऑपरेशन के द्वारा कभी कभी उन नलिकाओं के अंदर एक प्लास्टिक का छल्ला डाल करके उसको खोल दिया जाता है, जिसको हम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और इस हृदय की धड़कन को चालू रखने के लिए एक एवी नोड होता है यहाँ पर, इधर उस एवी नोड के द्वारा कुछ चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की जाती है और उन चुंबकीय तरंगों के द्वारा ही इसको बोलते हैं एवी नोड।
ये AV नोड ही कुछ तरंगें उत्पन्न करता है और उन तरंगों के द्वारा ही हमारा जो दोनों आलिंद और दोनों इंद्रिय क्या होते हैं, कंपन करते हैं या हृदय धड़कन को बरकरार रखते हैं, कंटिन्यू बनाए रखते हैं। और जिस समय ये बंद हो जाएगा उस समय इंद्रिय भी काम करना बंद कर देगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।